यस, ओके फाइन। चलिए, 6-7 लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। आई जस्ट वांट टू नो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जिन्होंने भी आंसर सी दिया है। पहले मुझे समझाइए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। सर हमें सर कितना पैसा आया और हमने कितना खर्च किया। गवर्नमेंट से इनकम। हमारे पास कितना पैसा है और हमने कितना खर्च शॉर्ट हो जाए किया। सर। दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू। सर जितना हमें खर्चा है और इनकम, जो हमारी इनकम है उसमें शॉर्टफॉल हो गया एज कम्पेयर टू विद इट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है और फिर इन रिटर्न वो उसको कितनी प्रॉफिट हो रहा है वो। इनकम कितना है सर? Sir, it is the difference between total revenue and total expenditure. डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। नहीं, किसी का जो आंसर है ना, वो ये सब आंसर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं क्लास 7th 8th के बच्चे से भी पूछूंगा तो उन्हें भी पता होता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस है। कैसे हो सकता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस? आप थोड़ा सोच के बताइए। रेवेन्यू रिसेप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बात आप सोच के वही तो बताइए। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू। यस यस, वेट। रिसीट, रिसीट कितने फॉर्म्स में होते हैं? टैक्स, नॉन टैक्स, डेट और नॉन डेट, इसी 4 फॉर्म में रिसीट होते हैं ना। इस चारों को रिसीट बोलते हैं ना। गवर्नमेंट अगर 1000 रुपया खर्च कर रही है, 1000 रुपीज अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो जरूर उसको 1000 रुपीज मिल रहा है, तभी तो स्पेंड कर रही है। बिना 1000 रुपीज मिले हुए क्या गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ से करेगी? हाँ, इसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा रहा हूँ, प्लीज ऑफ कर ले सब कोई। गवर्नमेंट अगर 1000 रुपीज स्पेंड कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास 1000 रुपीज आ रहा है, तभी तो एक्सपेंड कर रही है। कहीं से आ रहा है, हमें इससे क्या मतलब है? या तो टैक्स के फॉर्म में आए, या नॉन टैक्स के फॉर्म में आए, या डेट के फॉर्म में आए, या नॉन डेट के फॉर्म में आए। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस 0 हो गया ना। लेकिन सर गवर्नमेंट सर पहले सर एक्सपेंडिचर करती है ना, और सर सर जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट है सर वो कम आती है। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों, कैसे, कहाँ से वो रिसीट जो आया वो कहाँ से आया? वो पैसा जो आया, पैसा तो आएगा तब तो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी ना। पैसा अगर आप 1000 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, तो आप 1000 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास आया होगा, तभी तो आप स्पेंड कर रहे हैं ना, चाहे कैसे भी। सर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करती है ना सर। समझिए, नहीं ऐसे नहीं होता। प्रिंटिंग ऑफ जो मनी होता है ना, वो ऐसे नहीं होता प्रिंटिंग ऑफ मनी। वो भी मैं आरबीआई का जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी पता चलेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वहाँ पे सेल किया जाता है, तब मनी किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। ऐसे नहीं होता प्रिंटिंग ऑफ मनी। और प्रिंटिंग ऑफ मनी होता भी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा पार्ट ऑफ बोरोइंग, वहाँ पे गवर्नमेंट बोरो ही करती है, तो वो डेट का पैसा होता है। ठीक है, प्लीज किसका माइक ऑन रह गया है, ऑफ करे। गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है ना, इस अकाउंट में 4 तरीके से पैसा आता है। ठीक है, पहला क्या है? टैक्स के फॉर्म में पैसा आएगा। दूसरा क्या है? नॉन टैक्स के फॉर्म में पैसा आएगा। तीसरा क्या है? डेट के फॉर्म में पैसा आएगा, जिसको बोरोइंग बोलते हैं। और चौथा क्या है? नॉन डेट के फॉर्म में पैसा आएगा। प्लीज समझ लीजिए, 2 मिनट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा अभी का भी। समझ लीजिए, लेट से गवर्नमेंट टैक्स से 20 रुपया लेके आई, ठीक है। नॉन टैक्स से गवर्नमेंट 30 रुपीज लेके आई। नॉन डेट से, अब आप पूछेंगे सर सबका एक एग्जांपल दे दीजिए। टैक्स से तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है। नॉन टैक्स से, नॉन टैक्स जैसे गवर्नमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो रेलवे का टिकट वगैरह आप लोग लेते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो बेनिफिट होता है वो सब नॉन टैक्स का पैसा होता है, ठीक है। डेट से, तो डेट जब गवर्नमेंट किसी से बोरो करती है। और नॉन डेट से, लेट सपोज गवर्नमेंट का जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी चल रहा है, अगर आपको डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अभी नहीं समझ में आ रहा है, रहने दीजिए, मैं इसको इकोनॉमिक्स में समझाऊंगा। नॉन डेट से दूसरा पैसा आप समझ सकते हैं, कोई अदर कंट्री गवर्नमेंट को ग्रांट दिया है, किसी तरीके का हेल्प दिया है विदाउट लोन, वो लोन नहीं है, वो किसी तरीके का हेल्प है, वो भी आपका जो पैसा है वो नॉन डेट का पैसा होता है, ठीक है। तो लेट से गवर्नमेंट को इन दैट ईयर 20 रुपीज आया टैक्स से, 30 रुपीज आया नॉन टैक्स से, 40 रुपीज आया गवर्नमेंट का डेट से, सॉरी नॉन डेट से, ठीक है। और गवर्नमेंट ने देखा कि मेरा इतना में काम नहीं चलेगा, 20, 30 एंड 40 में मेरा काम नहीं चलेगा, दैट इज टोटल 90 रुपीज। गवर्नमेंट अब देख रही है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर है लेट से 150 रुपीज। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि मेरा तो काम नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर पैसा लेगी। तो अब पैसा कहाँ से लेगी?
डेट से। तो ये जो डेट वाला जो पैसा होता है ना, इसी डेट के पैसा को बोलते हैं रेवेन्यू, सॉरी, फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 150 का है, और गवर्नमेंट के पास जो प्रेजेंट पैसा है वो सिर्फ 90 रुपीज का है। तो ये जो टोटल रिसीट होता है ना, अगर आप फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें यही लिखा रहता है इस तरीके से। आप इसका वेट, किसी ने बीच में कैमरा ऑन किया था, इससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। जब आप फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा लिखा रहता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, Yes, sir. ऐसा लिखा रहता है। इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट के पास 4 तरीके से पैसा आता है, टैक्स, नॉन टैक्स, डेट और नॉन डेट। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट प्लस नॉन डेट रिसीट, ऐसा भी लिखा रहता है। इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। समझ में आया फिस्कल डेफिसिट क्या है? कि गवर्नमेंट के पास 4 तरीके से पैसा का सोर्स है, तो 3 तरीके से जो सोर्स है, टैक्स, नॉन टैक्स और नॉन डेट, ये जो पैसा है और गवर्नमेंट का जो टोटल स्पेंडिंग है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट। इसी को बोलते हैं फिस्कल जब डेफिसिट। हम रेवेन्यू की बात करें ना, टोटल रेवेन्यू की बात करें, तब हम बोरोइंग उसको इंक्लूड करते हैं। नहीं, रेवेन्यू में बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि रेवेन्यू फिर आपका अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। वहां पे आपका कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, वो बजट को 2 पार्ट में फिर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहां पे बोरोइंग का बात नहीं होता है। इसीलिए जब आप रेवेन्यू डेफिसिट लिखते हैं ना, तो वहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस आप लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट का जो पैसा होता है वो सिर्फ 2 तरीके से होता है, टैक्स और नॉन टैक्स का जो पैसा आता है ना, ये रेवेन्यू रिसीट का पैसा होता है। और रेवेन्यू रिसीट का पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास 20 और 30 रुपए आया, 50 रुपीज आपके पास आया, और आप गवर्नमेंट जो डे टू डे एक्सपेंस पे खर्च कर रही है, लेट से 70 रुपीज खर्च कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का रोल क्या है, उल्टा है। 150 रुपए में गवर्नमेंट लगभग 120 रुपए के आसपास ये खर्च हो रहा है, किस पे? रेवेन्यू डेफिसिट पे, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। तो गवर्नमेंट के पास 50 रुपीज का पैसा आ रहा है और 120 रुपीज खर्च कर रही है, तो 70 रुपीज का जो डेफिसिट है ना, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसके डेफिनेशन में कहीं भी एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, पहले आप लोग ये बताइए कि इस क्वेश्चन में रेवेन्यू, सॉरी मैं बार बार रेवेन्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए मैं यही पूछ रहा था। फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है? चारों ऑप्शन पढ़ के बताइए कि फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट में सर डी सर। वंडरफुल, डी। अभी Yes, तो sir, मैंने yes, sir, समझाया D, ना, यस सर। इट डिनोट्स द एक्सटेंट टू विच द सेंट्रल विल हैव टू बोरो। सेंटर को जितना बोरो करना होगा, इतना प्यार से तो अभी मैंने समझाया कि टैक्स के फॉर्म में पैसा आया, नॉन टैक्स के फॉर्म में पैसा आया और नॉन डेट के फॉर्म में पैसा आया। 90 रुपीज आया, गवर्नमेंट को 150 का एक्सपेंडिचर है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? तो ये 60 रुपीज बोरो करेगी। इसी को तो बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो ये डेफिनेशन किसका है? डी जो ऑप्शन है, ये फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन है, फिस्कल डेफिसिट। तो उतना ही कर रही है ना जितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सॉरी, एक्सपेंडिचर में और सर, रेवेन्यू में। ये पूरा सब बोरो भी तो उतना ही कर रही है ना जितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तभी तो मैं बता रहा टोटल हूँ, रेवेन्यू और कि- टोटल एक्सपेंडिचर तभी में तो जितना आप बोलते हो ना कि revenue टोटल वो देखो। रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, इसको फिस्कल डेफिसिट नहीं बोलते हैं। ये बचपन से समझते आ रहे हो ना। अब टोटल रिसीट तो आपका 90 रुपीज था और 60 आपने बोरो किया, तो ये भी तो रिसीट का पार्ट हो गया ना। तो 150 आपका रिसीट है और 150 आपका एक्सपेंडिचर है, तो इसका बीच का डिफरेंस तो जीरो हो गया। इसको तो बोलते ही नहीं है फिस्कल डेफिसिट, ये तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू में रेवेन्यू, अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें, वहाँ पे तो बोरोइंग्स तो नहीं आएंगी ना, उसमें नहीं, तो बोरिंग नहीं आएंगे, बोरोइंग वहां तो मैं एक्सक्लूड यही है ना। बता रहा हूँ ना, वहां पे बोरिंग सर का तो वही बात तो, ही अगर नहीं होता है। टोटल रेवेन्यू मगर माइनस टोटल एक्सपेंस, वो तो ठीक डिफिनेशन है। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो रेवेन्यू डेफिसिट का बात होगा। फिस्कल डेफिसिट में नहीं बोल सकते हैं आप, फिस्कल डेफिसिट में आप नहीं बोल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू नहीं होता है, टोटल रिसीट होता है। टोटल रेवेन्यू का मतलब हो गया कि रेवेन्यू का बात हो रहा है। कैप बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है और दूसरा आपका कैपिटल डिपार्टमेंट होता है, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट।
तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे रिसीट का बात होता है, रिसीट में चारों आता है, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। जब आप रिसीट का बात करते हैं ना, रिसीट का, तो इसमें दोनों आता है, आपका कैपिटल रिसीट भी आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू और आपका रेवेन्यू रिसीट भी आता है। रेवेन्यू रिसीट का दो पार्ट होता है, एक होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। नॉन नॉन टैक्स। टैक्स कैपिटल का भी दो पार्ट होता है, एक होता है डेट और दूसरा होता है नॉन डेट। नॉन डेट, तो जब फिस्कल डेफिसिट का बात होता है तो ये टोटल रिसीट का बात होता है, ये सिर्फ रेवेन्यू का बात नहीं होता है। अगर मैं सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का पूछूंगा तब आप बोल सकते हैं सर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू रिसीट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें कहीं भी बोरोइंग का बात ही नहीं है। तो अगर टैक्स के फॉर्म में आपका 20 रुपए आ रहा है, नॉन टैक्स के फॉर्म में अगर आपका 30 रुपीज आ रहा है और गवर्नमेंट अगर खर्च कर रही है 80 रुपीज, तो रेवेन्यू डेफिसिट आप देखिए कितना हुआ, 50 रुपीज ये हुआ और घर गवर्नमेंट का खर्च 80 है, तो ये 30 रुपीज। अब ये 30 रुपीज जो गवर्नमेंट कर रही है वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर नहीं आ रहा है, वो कैपिटल रिसीट का पैसा वो आ रहा है, वो वहां पे स्पेंड कर रही है, जो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को समझ आया, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? यस सर। यही चार तरीके का पैसा होता है, गवर्नमेंट के पास चार अकाउंट होता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, नॉन डेट, टैक्स और नॉन टैक्स। इसमें अगर आपके पास 40 टोटल 90 रुपीज आपके पास आया और गवर्नमेंट देख रहा है कि गवर्नमेंट का खर्च 150 है, तो अब गवर्नमेंट ये 150 कहाँ से खर्च करेगा, इसके पास 90 रुपीज है, तो 60 रुपीज ये बोरो करेगा। तो ये जो बोरो करता है ना, इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ठीक है, आप कहीं भी फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन भी देखेंगे ना तो वहां पे लिखा रहता है इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। हर जगह आप पढ़ेंगे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्या होता है, ये यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अभी आपने फिस्कल डेफिसिट समझा, अब प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट 60 रुपीज आपने बोरो कर लिया, ठीक है, ये आपका फिस्कल डेफिसिट है। अब इस साल आपने 60 बोरो किया है, पिछले साल भी आपने कुछ बोरो किया होगा। आपके पास इस साल पैसा आया 90 रुपीज और आपका एक्सपेंडिचर 150 का है, ठीक है। अब आपने पिछले साल भी कुछ बोरो किया होगा, तो आप किसी से बोरो करोगे तो उसका आपको इंटरेस्ट पे करना होगा कि नहीं करना होगा? सर इंटरेस्ट पे यस करना सर। होगा। ठीक है, करना होगा। तो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट होता है 60 रुपीज तो आपने बोरो किया, क्या ये 60 का 60 रुपीज आप इस साल के एक्सपेंडिचर में खर्च करने के लिए बोरो किए हो? नहीं, इसमें से सर्टेन पार्ट हम लास्ट ईयर का जो बोरोइंग होता है माइंड ऑफ इंटरेस्ट रखिए। चुकाने के लिए। ये जो फिस्कल डेफिसिट आपका 60 रुपीज आया, क्या ये पूरा का पूरा पैसा इस साल के एक्सपेंडिचर पे हम खर्च कर रहे हैं? नहीं, ये जो पैसा होता है ना, इस पैसा का सर्टेन पोर्शन हम लास्ट ईयर नो से सर। जो बोरो किए होते हैं उसके इंटरेस्ट को पे करने में हम खर्च करते हैं। तो सपोज करिए कि आपने 20 रुपीज स्पेंड किया, जो आपने लास्ट ईयर जो बोरोइंग किया था उस लास्ट ईयर के बोरोइंग पे आपका 20 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है, तो अब 40 रुपीज जो है वो आप इस साल खर्च करोगे। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ, तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को जो आप माइनस करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो देश का माइनस फिस्कल डेफिसिट अगर हाई है, ठीक है, तो नो वरी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिस्कल डेफिसिट हाई है तो यहाँ पे आप जाके देखिए कि ये फिस्कल डेफिसिट का मैक्सिमम पैसा क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जा रहा है या कैपिटल पे खर्च किया जा रहा है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जा रहा है तो ये फिर कैपेसिटी बिल्डिंग का चीज हो गया, तो दिस इज गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। अगर ये फिस्कल डेफिसिट का पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जा रहा है तो दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। और अगर फिस्कल डेफिसिट का हाईएस्ट पोर्शन अगर प्राइमरी डेफिसिट का पार्ट बनता है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आता है, तो दिस इज वर्स्ट फॉर द कंट्री, क्योंकि आपका देश तो कर्ज में डूबा हुआ है। बोलिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू Yes. डेफिसिट क्या है और प्राइमरी डेफिसिट क्या है। चलिए अब इसका आंसर आप लोग कर लेंगे, तो चलिए इसका आंसर बताइए 27 का क्या होगा। फटाफट बताइए अब आंसर।
तो सी आंसर। सर सी सी C. अब एग्जाम में आपसे कभी भी प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी ऑप्शन को घुमा के दे, आप गलत नहीं करेंगे, आपको रियल कॉन्सेप्ट पता हो गया है। चलिए, थैंक यू। इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बैड बैंक का ये प्रपोजल लाया था। फेब मंथ का किसी भी दिन का आप बिजनेस स्टैंडर्ड अगर पढ़ेंगे या हिंदू का जो बिजनेस का जो पेज आता है वो पढ़ेंगे, तो हर दूसरे तीसरे दिन इसका चर्चा है। मार्च में भी ये चर्चा है। आर्कटिक काउंसिल पे मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था ना, उसका कल के न्यूज़पेपर में भी आया था आर्कटिक काउंसिल पे। चलिए, बैड बैंक्स देखते हैं, बैड बैंक्स क्या है। चलिए, अभी तक सिर्फ जगतार सिंह आपका करेक्ट हुआ है। बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल दिया है बैड बैंक के लिए। क्यों? टू कम अप विद द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो एनपीए हो जाता है ना, बाद में वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो पहले स्ट्रेस्ड एसेट होता है, फिर एनपीए बनता है, फिर वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस अभी समझाने का टाइम नहीं है इतना, और इतना डिटेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बैंकिंग का एग्जाम होता है तो मैं जरूर आपको ये सब चीज समझाता कि कैसे वो स्ट्रेस्ड एसेट होता है। पहले 6 मंथ्स का टाइम होता है, फिर 12 मंथ्स का टाइम होता है, उसके बाद वो फिर एनपीए में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में वो जाके बैड लोन्स में कन्वर्ट होता है। तो जो बैड लोन्स हो जाता है, ठीक है, तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या प्रपोजल दिया है कि एक बैड बैंक स्टैब्लिश करने का। ये बैड बैंक क्या करेगा? जितने भी बैंक्स का बैड लोन्स है ना, उसको ये मार्केट प्राइस पे परचेज करेगा। मार्केट प्राइस पे ये परचेज करेगा, और फिर ये बैड बैंक जो बैड एसेट्स हो गया ना, जो बैड लोन्स हो गया है ना, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको सेल करेगा। बाय एनी मींस, जिस भी तरीके से उसको क्या करेगा? सेल करेगा। और इस प्रोसेस से क्या होगा कि अब जैसे बैंक बैंक के पास यहाँ पे 100 करोड़ का एनपीए हो गया है, ठीक है, ये सब बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे एक बैंक होगा, ये क्या करेगा कि इसी मार्केट प्राइस पे इस बैंक से ये बैड लोन्स खरीद लेगा। ठीक है, तो बैंक को इस मार्केट प्राइस पे ये लोन्स खरीद लिया। अब क्या है? अब तो बैंक यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो अब बैंक जो है ये फ्रेश लोन इशू कर सकता है। तो इस एनपीए से हम लोग धीरे धीरे, जो बैंक्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है एनपीए का, और इस एनपीए से जो दूसरा प्रॉब्लम अराइज होता है ना, उसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्या होता है कि एक तो बैंक का प्रॉब्लम हुआ, अब बैंक क्या है कि अब बैंक फर्दर लोन करने के लिए बैंक को दिक्कत है, क्योंकि बैंक का मैक्सिमम पैसा तो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो बैंक को अब फर्दर लोन करने के लिए दिक्कत होता है। तो इससे कॉर्पोरेट्स के पास लोन नहीं पहुंच पाता है, और जब कॉर्पोरेट्स के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो वहां पे फिर क्या होता है? मार्केट स्टक हो जाता है। तो बैंक अलोंग विद द कॉर्पोरेट, जब ये दोनों एक साथ स्टक होता है ना, तो इसी को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम। तो इसीलिए बैंक को इस तरीके का अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल दिया है कि हम लोग एक बैड बैंक स्टैब्लिश करेंगे, जिससे क्या होगा
कि जितने भी बैंक्स का बैड लोन्स होगा वो बैड बैंक क्या करेगा, परचेज करेगा एट द मार्केट प्राइस भी परचेज करेगा, और क्या करेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा, उस बैड एसेट्स का जो भी पैसा होगा उसको रिकवर करेगा। और इससे क्या होगा कि जो बैंक्स होंगी वो अपना क्लियर कर सकती हैं अपने बैलेंस शीट को, और बैलेंस शीट जब उनका क्लियर हो जाएगा तो वो फ्रेश लैंडिंग के लिए वो आगे बढ़ेंगे। तो एक अच्छा प्रोपोजल है, अच्छे से इंप्लीमेंट होता है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोपोजल। तो इसका आंसर क्या हो गया, इट इज अ बैंक दैट बाइज द बैड लोन्स ऑफ अदर लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प क्लियर दियर बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट अगर उनका क्लियर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा, और जब ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा तो आपको पता है कि इकोनॉमी किस तरीके से स्टक डाउन हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया? आप पूछेंगे सर ये सब न्यूज में है, बिल्कुल ये सब न्यूज में, ये तो प्रोपोजल है बैड बैंक का। ट्विन बैलेंस शीट मींस एक तो बैलेंस शीट बिगड़ा किसका, बैंक का, और बैंक के बैलेंस शीट बिगड़ने से क्या हुआ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट बिगड़ा। तो ये दोनों जब मिलके जब इनका बैलेंस शीट का प्रॉब्लम आता है तो इसी को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट। ट्विन बैलेंस शीट, दोनों बैंक्स एज वेल एज द कॉर्पोरेट। क्लियर? जब क्वेश्चन समझा दूं तो एटलीस्ट बता दीजिए समझ आया कि नहीं आया, मुझे पता नहीं चलता मैं आगे प्रोसीड करूं कि नहीं करूं। यस सर सब समझ आ गया सर। यस ओके, यस सर। Yes, Continue, sir. sir. नो आइडिया, ओके फाइन। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि अभी देखा गया है ना, इस बजट में भी ये देखा गया था कि जो हमारा गोल्ड है ना, गोल्ड और सिल्वर, उसमें हमारा कंजम्पशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज ओनली बिहाइंड चाइना इन ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ गोल्ड, ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ गोल्ड में इंडिया अभी सिर्फ चाइना से पीछे है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। Yes, sir. इसके कारण क्या किया गया है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी जो टैक्स लगाया जाता है गोल्ड और सिल्वर पे, Yes, sir. इसको अभी कम किया गया है। पहले ये इनिशियली 12.5% था, इसको कम करके 7.5% किया गया है, ताकि जो रिडक्शन हो गया था ना डिमांड में, वो डिमांड क्या हो, फिर से बूस्ट हो। इस डिमांड को बूस्ट करने के लिए ये लाया गया है। ठीक है, अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पे कम किया गया है फ्रॉम 12.5% टू 7.5%। अगर आपको इतना भी नहीं पता होगा, अगर सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया है गोल्ड और सिल्वर पे, तो क्यों कम किया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों कम किया जाएगा, उनके डिमांड को बूस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका डिमांड कम हुआ है, तभी तो बूस्ट करने के लिए किया गया है। तो इतना ये जो 35% दिया रहता है ना, ये तो डेटा गलत नहीं होता। अगर ये 36% भी दिया रहता है ना, तो ये डेटा गलत नहीं होता, क्योंकि इतने इस लेवल का डेटा आपसे नहीं पूछता एग्जामिनर याद करने के लिए। वो सिर्फ ये पूछता है कि आपने ये पढ़ा है क्या, गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया है। तो अगर पढ़ा है तो बस इसका आंसर करेक्ट करिए।
कि टोटल डिमांड फॉर गोल्ड इन इंडिया dwindled by 35% इन 2020, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसी कारण से तो इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया, और इंडिया इज ओनली बिहाइंड चाइना इन ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ गोल्ड, तो ये भी सही बात है। तो विच ऑफ दीज इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन है, तो कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। और ये जो था ना, ये इसी तरीके से मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। मेंस में अगर आप लोग आंसर राइटिंग केस वगैरह के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है, ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। कैन रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ गोल्ड, इंक्रीज द डिमांड ऑफ गोल्ड, क्या इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने से गोल्ड का डिमांड इंक्रीज होगा, इस पे कमेंट करना। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही जो आर्टिकल आता है ना, इसी पे क्वेश्चन वैसे ही बनता है। चलिए इसका आंसर करिए आप। चलिए इसका हिंट्स देता हूँ। Arise, awake and stop, not till the goal is reached। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हर स्टूडेंट को ये चीज तो अपने टेबल पे चिपका लेना चाहिए। अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यस, वंडरफुल। स्वामी विवेकानंद। प्रभुता भारता was started by स्वामी विवेकानंद। वंडरफुल, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए लिख लीजिए कहीं पे, और इस चीज को भी लिख के कहीं पे चिपका लीजिएगा। अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। राइट इट डाउन समवेयर। ये सब आपको बूस्टअप करेगा, इस तरीके का चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। यस आफरीन, रामकृष्ण मिशन ऑल्सो। स्टार डस्ट 1.0 का नाम सुना है?
चलिए लेट्स सी द करेक्ट आंसर। ये स्टार डस्ट 1.0, ये एक रॉकेट, कमर्शियल रॉकेट जिसको लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के हेल्प से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर सिर्फ आपने इतना पढ़ा होगा तो एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा है कि आपको इतने का नॉलेज है। सिर्फ देखिए एक है, बायोफ्यूल कांट बी यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल सिंस दे हैव हाई विस्कोसिटी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। बायोफ्यूल का यूज करके वर्ल्ड का सबसे पहला रॉकेट भेजा गया, द फर्स्ट रॉकेट भेजा गया था वर्ल्ड का बायोफ्यूल का यूज करके। इसका नाम क्या है? स्टार डस्ट 1.0। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, नहीं भेजा जा सकता, नहीं भेजा जा सकता है। तो 4 कहाँ है? तो 4 यहाँ भी नहीं, 4 यहाँ भी नहीं। ठीक है, तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो 1 2 3 और 1 2। अब 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट है। देखना 3 में, तो क्या बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग अल्कोहल? जिन्होंने ए और बी में आंसर दिया ना, आई थिंक कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, जैसे मैंने स्टार डस्ट 1.0 का बात किया है। ठीक है, ए और बी में आंसर देने वाले सबका करेक्ट है। आंसर एक्चुअली बी है, बट ए भी अगर आप दे रहे हो तो एग्जाम में आपने 50% स्कोर तो आप अच्छा कर ही लोगे, अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो हर बार आपका ऐसा नहीं होगा 50% में आपको वो गलत होता चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ बायोफ्यूल इन यूज टुडे आर इथेनॉल एंड बायोडीजल्स दैट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी। तो इथेनॉल और बायोडीजल जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट करता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने पढ़ा भी था, कवर भी किया था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3 जनरेशन है, एक फर्स्ट जनरेशन है, दूसरा सेकंड जनरेशन है, और तीसरा थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो कैसे बनता है? तो एल्गी से बनता है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। plants. फर्स्ट जनरेशन कैसे बनता है? तो प्लांट्स वगैरह से बनता है। प्लांट्स। सेकंड जनरेशन कैसे बनता है? तो ये प्लांट्स वगैरह से नहीं बनता है, ये जनरली बगासिस और मोलासिस। बगासिस वगैरह क्या होता है? जैसे शुगर केन, तो शुगर केन तो डायरेक्ट क्रॉप से, उसको आप डायरेक्टली यूज करते हैं, वो जो फीड स्टॉक के लिए भी यूज नहीं किया जाता है। अब शुगर केन का आप जब रस निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो उसका रेसिड्यू बचता है, कि वो रेसिड्यू को क्या आप एनिमल स्टॉक के लिए भी यूज करेंगे? एनिमल को फीड करने के लिए नहीं करते हैं। क्या उस रेसिड्यू का यूज करके आप कुछ खाएंगे? कुछ बना के नहीं खाएंगे। तो उस चीज का यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं बगासिस एंड मोलासिस। तो सेकंड जनरेशन ये फर्स्ट जनरेशन से एडवांस है, और अभी थर्ड जनरेशन की बात चल रही है जो कि एल्गी पे बनेगा। ठीक है, the most common kind of biofuels in use today are ethanol and biodiesel that represents the first generation of biofuel technology। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इथेनॉल एक तरीके का रिन्यूएबल है, तभी तो हम बायोफ्यूल का बात हो रहा है, तो रिन्यूएबल है, तो इसमें दिक्कत क्या है? डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट मटेरियल्स, तो यस प्लांट मटेरियल से ये इसको यूज किया जाता है। बायोडीजल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो बाय कंबाइनिंग अल्कोहल विथ न्यू एंड यूज वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स, इसमें ग्रीस वगैरह, कुछ भी कुकिंग ग्रीस वगैरह जो होता है ना, इन सब चीज का यूज करके, जहां भी फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ पार्ट होता है, ऑयल से रिलेटेड कुछ पार्ट होता है, उन सब का यूज करके अल्कोहल से कंबाइन करके बायोडीजल बनाया जाता है। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है। अभी स्टार डस्ट को यूज भेजा गया है, यूएस का है ये स्टार डस्ट, और इसको कैसे लॉन्च किया गया है? तो विद द हेल्प ऑफ बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल के यूज से इसको लॉन्च किया गया है।
चलिए इसका आंसर देते हैं। ये बहुत लोग इसका आंसर दे रहे हैं एंड गुड। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर देखने से पहले पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? किस ईयर में हुआ था? 1951 1951। 1951 वंडरफुल। yes, sir. 1951। चलिए बहुत सही, आप लोगों को पता है 1951। चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू एड्रेस either house or a joint sitting of the two houses of the parliament। किस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है? When the constitution came into force, the parliament was required to address each session of the parliament। The 42nd amendment of act of the constitution made that the president shall address both houses of the parliament only once a year। ठीक है, तो क्या once a year ही प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं? no sir No, sir. यस सर, प्रेसिडेंट वंस अ ईयर ही एड्रेस करते हैं। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू एड्रेस ईदर हाउस और अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को ये पावर दिया है कि आप किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकते हैं या आप उस हाउस के ज्वाइंट सिटिंग को भी आप एड्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज करेक्ट। When the constitution came into force, जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था तो आर्टिकल 87 ये बताता है। आर्टिकल 87 में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया था तो फर्स्ट ओपनिंग सेशन जो होता है ना, जब कोई भी जनरल इलेक्शन होता है तो उस जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला ओपनिंग सेशन होता है उस ओपनिंग सेशन को एड्रेस करना किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है। और सेकंड क्या है कि हर पार्लियामेंट का हर साल जो फर्स्ट सिटिंग होगा उसको भी एड्रेस कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट ही करेगा। और इसके साथ ये था उस टाइम पे जब पहला पार्लियामेंट जब हमारा आया था उस टाइम पे ये था कि प्रेसिडेंट को हर सेशन को फर्स्ट सिटिंग ऑफ एवरी ईयर नहीं, हर सेशन के पहले सिटिंग को प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करना था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको एड्रेस भी किए थे इन द ईयर 1950। लेकिन 1951 में इस अमेंडमेंट को लाया गया था और ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो सिर्फ जनरल इलेक्शन के बाद पहला सिटिंग को एड्रेस करेंगे और हर साल का जो पहला सिटिंग होगा, जो पहले सेशन का पहला सिटिंग होगा उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स द प्रेसिडेंट वाज रिक्वायर्ड टू एड्रेस ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसको अमेंड कब किया गया था? तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में इसको अमेंड किया गया था। और 1951 में क्या किया गया? तो ओनली वंस अ ईयर। तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, ये 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में इसको किया गया था। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट